अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, आज सुबह की ये तस्वीरें टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया सभी न्यूज़ प्लेटफॉर्म की हेडलाइंस हैं। पुष्पा के हीरो अल्लू अर्जुन एक रात जेल में काटने के बाद आज सुबह ही अपने घर जुबली हिल्स पहुंचे। अब लोग अल्लू अर्जुन की रिहाई को लेकर तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम पावर और पैसे के आगे सिर झुकाता है और इसीलिए जिस अल्लू अर्जुन को एक अदालत 14 दिन के लिए जेल भेजती है, ठीक उसी दिन दूसरी अदालत उसे जमानत दे देती है। हालांकि अल्लू अर्जुन पर मेरा नजरिया अलग है और आज मैं ये चाहती हूँ कि अल्लू अर्जुन की खबर या फिर उनके बारे में कोई भी राय बनाने से पहले आप इस खबर को देखिए और इस खबर के फ्लैशबैक को जानिए। द हिंदू नाम के एक अखबार ने इसी साल 10 अक्टूबर को एक खबर छापी जिसमें ये बताया कि जिस सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की सभा में 100 से ज्यादा लोग भगदड़ में मारे गए, उस सूरजपाल का नाम एक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर में नहीं लिखा। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि पुष्पा के हीरो अल्लू अर्जुन को लेकर मेरा नजरिया कुछ और है। अल्लू अर्जुन के शो में भगदड़ से सिर्फ एक महिला की मौत हुई, बावजूद इसके हैदराबाद की पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया और उसे 14 दिन की जेल भी हुई। और सिर्फ यही नहीं, अल्लू अर्जुन लगातार ये कहते रहे कि उन्हें इस बात का दुख है कि उनके शो की वजह से एक महिला की मौत हुई। जेल से छूटने के बाद जब अल्लू अर्जुन अपने घर पहुंचे तो उन्होंने फिर से महिला की मौत पर दुख जताया। I am law-abiding citizen and will cooperate. I would like to once again express my condolence to the family. It was an unfortunate incident. लेकिन हाथरस के मामले में हमने सभी कभी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की जुबान से ये नहीं सुना कि उन्होंने कभी ये कहा है कि जो लोग भगदड़ में मारे गए हैं उनके लिए उन्हें अफसोस है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ के राज्यों में कानून किस तरह से काम करता है और हमारे नॉर्थ इंडिया में कानून किस तरह से काम करता है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताती हूँ कि अल्लू अर्जुन सिर्फ पुष्पा के हीरो ही नहीं बल्कि वो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के भतीजे भी हैं। बावजूद इसके अल्लू अर्जुन को एक रात जेल में गुजारनी पड़ती है। और अब बात उस सुसाइड की करते हैं जो आज सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और जिसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि हमारे देश की मीडिया सुसाइड को लेकर भी सिलेक्टिव हो चुकी है। दरअसल जो मीडिया बेंगलुरु के सुसाइड केस को जी जान से उठा रहा था और ये कह रहा था कि बीवी की वजह से सुसाइड करने वाले सुभाष मोदी को इंसाफ मिलना ही चाहिए, वही मीडिया आज मध्य प्रदेश के मनोज परमार और उसकी पत्नी की सुसाइड वाले मामले में खामोश है। और खामोश इसलिए है क्योंकि मनोज परमार और उसकी पत्नी ने अपने सुसाइड नोट में बीजेपी और ईडी की बात लिखी है। आज आपको मनोज परमार और उसकी पत्नी का सुसाइड नोट के बारे में भी जानना चाहिए। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये मनोज परमार है कौन। दरअसल मनोज परमार मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक कारोबारी थे और इससे बढ़कर उनकी पहचान ये थी कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब उनके बेटे ने राहुल गांधी को एक गुल्लक दी थी। खैर कुछ दिनों पहले मनोज परमार के कुछ ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और ये छापेमारी एक 8 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में हुई थी। लेकिन कल सुबह यानी 13 दिसंबर की सुबह मनोज और उसकी पत्नी नेहा की लाश घर में फांसी के फंदे से झूलती मिलती है। साथ ही एक सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें यह लिखा होता है कि ईडी से परेशान होकर मनोज और उसकी पत्नी ने सुसाइड किया है। वैसे तो ये सुसाइड नोट 5 पेज का है, लेकिन इस सुसाइड नोट की कुछ अहम बातें मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। इस नोट में मनोज ये लिखते हैं कि ईडी के एक अफसर ने उनसे कहा था कि अगर वो इस छापेमारी से बचना चाहते हैं तो फिर अपने बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करवा दें और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर ईडी वाले उन पर इतनी धाराएं जोड़ेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद उसे नहीं बचा पाएंगे। लेकिन आज हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया मनोज और उसकी पत्नी नेहा के इस सुसाइड की खबर को नहीं उछाल रहा है
और ना ही वो ये सवाल उठा रही है कि मनोज और उसकी पत्नी ने ईडी के अधिकारी की धमकियों के चलते सुसाइड किया है, जबकि यही मीडिया बेंगलुरु की सुसाइड केस को बार बार दिखा रहा है और ये कह रहा है कि सुभाष मोदी की सुसाइड के लेकर उसकी पत्नी और अदालत की वो जज जिम्मेदार है जिसने सुसाइड की बात को अनसुना किया था। और अब आपको हमारे देश की पार्लियामेंट से जो खबरें आ रही हैं उसके बारे में भी कुछ बताती हूँ। कल हमारे देश की पार्लियामेंट में 3 सांसदों ने धांसू बयान दिया, जिसमें प्रियंका गांधी थी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव थे और उन्हीं की पार्टी की एक सांसद इकरा हसन थी। और तीनों ने ही सांसदों ने संसद में मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठाए और देश को ये बताया कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। प्रियंका गांधी ने मोदी को कायर राजा कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और इकरा हसन ने मुसलमानों को उनकी मजहबी पहचान की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पर जिस तरह से सिर्फ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है वो आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। लेकिन आज मैं आपको द वायर नाम के एक न्यूज़ पोर्टल ने मुसलमानों को लेकर जो आंकड़े दिए हैं वो भी बताना चाहती हूँ। द वायर के मुताबिक भारत की जेलों में जो कैदी बंद हैं उनमें से 30% मुसलमान हैं। और सिर्फ यही नहीं, हमारे देश में एक राज्य तो ऐसा है जिसकी जेल में 100% सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही हैं। अब आपको ये लग सकता है कि क्या मुसलमान अपराध ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर इसका जवाब ये है कि जो मुसलमान जेलों में बंद हैं उन पर अपराध साबित ही नहीं हुए हैं, यानी ये वो अपराधी हैं जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले रखा हुआ है। द हिंदू नाम के अखबार के मुताबिक गुजरात की जेलों में 372 ऐसे मुस्लिम कैदी जेल में बंद हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की जेलों में भी ऐसे 222 मुसलमान हैं जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल में डाल रखा है। इसी तरह से हरियाणा की जेल में भी 41 कैदी ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लेकर जेल में डाला गया। अगर आप गूगल करेंगे तो आप ये जानेंगे कि हमारे कानून ये कहता है कि जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज हमारे देश जेलों में बंद 30% ऐसे मुस्लिम कैदी हैं जिन्हें हिरासत में लेकर जेल में डाला गया है। सोचिए ये कितनी बड़ी नाइंसाफी की बात है और हमारे देश की अदालतें कैसे इन मुस्लिम कैदियों की तरफ से आंखें बंद करके बैठी हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इस खबर को देखेंगे तो आपको जेल में बंद मुस्लिम कैदियों की हकीकत पता लगेगी। उत्तर प्रदेश के झांसी में मुफ्ती खालिद नाम के एक शख्स को एनआईए ने गिरफ्तार किया। जब एनआईए की टीम मुफ्ती खालिद को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो वहां मौजूद भीड़ ने उनकी इस गिरफ्तारी का विरोध किया और अब इसी विरोध के चलते 100 और लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है और बहुत मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब इन लोगों को भी हिरासत में भी ले लेगी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिसकी इजाज़त हमारे देश का कानून नहीं देता, इस देश में मुसलमानों के साथ वही हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।